1993 मुंबई पुलिस ने फर्जीवाड़े के केस में एक डीलर को गिरफ्तार किया था जिसने लेबर्स को सऊदी अरेबिया भेजने के लिए फर्जी पासपोर्ट और स्टाम्प बना कर दिए थे। जेल जाने के बाद उस डीलर ने पैसों की मदद से केस को रफा दफा करने की कोशिश की। इस बीच उसे अपने कई कनेक्शंस का यूज किया। इस बीच उसे जेल में भी कनेक्शन बनाने का मौका मिला और उनकी मुलाकात कोलकाता के सरकारी स्टाम्प वेंडर राम रतन सोनी से मुलाकात की और यहीं से उसके दिमाग में इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करने का आइडिया आया। राम रतन सोनी ने उस डीलर को लीगल पेपर पर चिपकने वाले टिकट और फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने के लिए काम पर रखा। वो राम रतन सोनी ही था जिसने 20,000 करोड़ का इतने बड़े लेवल के स्कैम की नींव रखी। राम रतन सोनी को स्टैम्प पेपर और उसकी खरीद फरोख्त की अच्छी खासी नॉलेज थी। उसने जेल से निकलने के बाद अपने सारे दांव पेच इस डीलर को जेल में सिखा दिए और उस डीलर ने धीरे धीरे अपनी पहचान और कनेक्शन के थ्रू अपने बाकी फर्जी कामों के साथ स्टैम्प पेपर का भी फर्जी वाड़ा शुरू कर दिया। पहले तो वो राम रतन के बताए अनुसार स्टैम्प पेपर की लिखावट और उस पर छपे प्रिंटिंग को हटाने का ही काम करता था, पर फिर उसे कुछ लोगों से पता चला कि आरबीआई ने स्टैम्प पेपर छपने की मशीन को डिसमेंटल करके अलग अलग जगहों पर उसकी नीलामी के लिए वेयर हाउस में रखवा दिया है। बस फिर क्या था, ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारियों को घूस खिलाकर उसने वो ऑफिशियल स्टैम्प पेपर बनाने की मशीन भी किसी तरह से खरीद ली। अब उनके पास खुद की ऑफिशियल स्टैम्प पेपर की मशीन थी और वो अब जितना चाहे उतना स्टैम्प पेपर खुद बना सकते थे। एक तरह से उन्होंने आरबीआई के पैरेलल में अपनी एक खुद की इलीगल ही सही पर एक रियल पैसे छपने की मशीन खरीद ली थी। ये स्टैम्प पेपर्स ने सिर्फ ऑफिशियल किसी भी दस्तावेज में काम लेट थे, बल्कि बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी को भी किसी भी दस्तावेज में इस स्टैम्प पेपर्स की जरूरत पड़ती थी और रियल स्टैम्प पेपर्स की मार्केट में शॉर्टेज थी। इसलिए कुछ ही समय में ये इलीगल बट रियल स्टैम्प पेपर का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते 17 स्टेट्स तक ये जल्दसाजी का धंधा फैल चुका था। इसमें स्टेट्स के बड़े बड़े मिनिस्टर से लेकर सीएम भी शामिल थे, क्योंकि बिना ऑफिशियल्स और सरकारी कर्मचारी के नजरों में आए बगैर ये काम करना नामुमकिन था, वो भी जब इस काम से करोड़ों का मुनाफा हो रहा था। पैसों को बोरियों में भरकर रखने तक की नौबत आ चुकी थी। सरकार के नाक के नीचे ही एक अलग तरह की सरकार चल रही थी जो उन्हीं की मशीन के फायदे उठाकर देश को लूटे जा रही थी और कुछ इस तरह के करीब 20,000 करोड़ की लूट एक स्टैंप बनाने वाले डीलर ने, जिसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी शुरुआत में अपने पिता और मां के साथ स्टेशन पर फल बेचता था। बाद में उसने बीकॉम की पढ़ाई भी करी, पर फल बेचने के बिजनेस से उसे रस नहीं आया। उसे कुछ बड़ा करना था, इसलिए उसने जल्द ही एक ट्रैवल एजेंसी खोली। वो लेबर्स को सऊदी अरेबिया कॉन्टैक्ट पर भेजने का काम करने लगा। इस बीच उसने नकली पासपोर्ट और स्टैंप लगाने का भी काम सीख लिया था, पर जल्द ही उसकी ये जालसाजी मुंबई पुलिस की नजरों में आ गई। उन्होंने तेलगी को हिरासत में लिया, जहां उसकी मुलाकात हुई राम रतन सोनी से, जहां से शुरुआत हुई स्टैम्प पेपर की फर्जी वाड़े की स्टोरी, जिसे लोग स्टैम्प पर स्कैम या तेलगी स्कैम भी कहते हैं। तेलगी ने करीब 17 स्टेट से अपना ये जाली धंधा फैला कर रखा था और उसके अंडर करीब 3,000 एजेंट काम करते थे। पुलिस को इस फर्जी वाड़े की भनक थी, पर तेलगी के रास्ते में जो कोई भी आता तेलगी उसे खरीद लेता। तेलगी की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि या तो वो अपने सामने आने वाले हर शख्स खरीद लेता या फिर उसे अपने रास्ते से हटवा देता। यही कारण था कि 17 स्टेट्स में इतने स्मूथली तेलगी का ये जालसाजी का खेल चलता रहा और पुलिस ने एक बार फिर तेलगी के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तेलगी को सपोर्ट करने वाले सिर्फ पुलिस और सरकारी अधिकारी ही नहीं थे, बल्कि उसके इस खेल बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। कहते हैं कि जिन स्टेट्स में तेलगी का स्कैम फैला हुआ था, उन स्टेट्स के सीएम को तेलगी ने करोड़ों की रकम देकर उनका मुंह बंद कर लिया था और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था। पर फिर एक दिन तेलगी के इस फर्जी वाड़े का खुलासा होता है। बैंगलोर में 2 अलग लोग इन इलीगल स्टैम्प की खरीद फरोख्त करते पकड़े गए हैं। फिर एक एक कर इस फर्जी वाड़े से जुड़े कई लोगों के चेहरे सामने आते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी कि इस फर्जी वाड़े में बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिसर शामिल थे। मुंबई के पुलिस स्टेशन का एक हवलदार, जिसकी सैलरी उस वक्त मात्र 9,000 थी, उसके पास से करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए।
इसी तरह इस केस से जुड़े कई लोगों के पास से करोड़ों रुपए बरामद किए गए, जो कि उनकी सैलरी से कई गुना ज्यादा थी, जो सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि उन्हें यह रकम घूस के तौर पर मुंह बंद रखने के लिए दी गई थी। जल्द ही अब्दुल करीम तेलगी का नाम भी सामने आता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर गिरफ्तारी के बाद भी तेलगी का काम बंद नहीं हुआ। ना ही उसके ऊपर जेल जाने से कोई फर्क पड़ा, क्योंकि तेलगी का जेल में रहते हुए भी वो सारी सुख सुविधा, वो ऐशो आराम मिल रहे थे जितना कि उसे जेल के बाहर। उसके पास मोबाइल फोन थे, वो जब चाहे किसी से भी जेल के अंदर मिल सकता था। 5 स्टार होटल से उसके लिए खाना आता था, उसके रहने के लिए एक बड़ा सेल भी था, उसे दिया गया था, और यहां तक कि उसमें एसी और टीवी भी लगा हुआ था। जेल के सभी लोग उसके एक इशारे पर उसके आगे पीछे करने के लिए तैयार रहते थे, उसे कोई भी पाबंदी नहीं थी। और इस तरह वो जेल में भी बैठे बैठे अपना फर्जी वाड़ा चलाता रहा, पर बावजूद इन सब के तेलगी पर लगे चार्जेस खारिज करने में फेल रहा और उसे 30 साल की सजा हुई। जेल के उच्च अधिकारियों को भी जब तेलगी के जेल में चल रहे खातिरदारी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जिसे लोग तेलगी लाला बुलाया करते थे और जिसकी पहचान बड़े बड़े सीएम और मिनिस्टर से भी थी। सबने समय रहते इस केस से हाथ पीछे हटा लिया। तेलगी ने अब तक के कमाए सभी पैसों को बोरियों में कसकर कहीं छुपाने के लिए भिजवा दिया था, और उन पैसों का अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने पाया कि अब तक तेलगी 20,000 करोड़ का घोटाला कर चुका था, और कुछ इस तरह से खत्म हुई तेलगी के इतने बड़े लूट की कहानी। कुछ इस तरह की चोर पुलिस का गेम और थ्रिलिंग कहानी हमें देखने को मिलेगी धूम 4 में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।